राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 100 वाट के इन ट्रांसमीटर्स की शुरुआत की। इन ट्रांसमीटर को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी की FM सेवा का विस्तार अखिल भारतीय FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है, ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है। जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा। एक बार फिर आकाशवाणी को, देश के दूर दराज के क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में लगभग एक हफ्ते का समय बाकी है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य के चिकमंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने इस सीट से उम्मीदवार दीपक डोडैया के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चुनाव के दृष्टि से जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह चुनाव सिर्फ दीपक का नहीं है, यह चुनाव शोभा जी का नहीं है, यह चुनाव हमारे DS अरुण जी का नहीं है, प्रणेश जी का नहीं है। यह चुनाव
इलेक्शन इज ऑफ द फ्यूचर ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटक के भविष्य का चुनाव है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, समय पर सही फैसला करते हैं तो सही नतीजे आते हैं। आज जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब है कि जो नीति प्रणीति मोदी जी भेजते हैं उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करते हैं येडियुरप्पा जी, और बोम्मई साहब उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, वह डबल इंजन की सरकार बनती। अब डबल इंजन का फायदा क्या है? डबल इंजन का फायदा है कि 1 लाख करोड़ रुपए आज आपको दिल्ली से सड़क बनाने के लिए मिला है। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। 19,000 किलोमीटर आपकी सड़क बनी थी, 19,000 किलोमीटर। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 29,000 किलोमीटर सड़क कर्नाटक की धरती पर बना है। इस बात को समझिए। अब डबल इंजन चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। तो देश में अगर 12 करोड़ टॉयलेट्स बनते हैं तो 46 लाख टॉयलेट्स कर्नाटक में बनते हैं। यानी कर्नाटक में महिलाओं को इज्जत घर देने का काम करते हैं तो मोदी जी करते हैं, और जमीन पर येडियुरप्पा और बोम्मई जी उतारते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि सही लोग सही समय पर काम कर रहे हैं। आप क्या बताइए, टुमकुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, आपके यहां टुमकुर में HAL का हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है? 67% ऑफ हेलीकॉप्टर डिफेंस का भारत में कर्नाटक में बनने वाला है, 67%। इस बात को समझिए। उसी तरीके से फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के बच्चों के लिए रायता विद्या योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, रायता शक्ति स्कीम चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, भूश्री स्कीम चल रही है कि नहीं चल रही है? तो डबल इंजन की सरकार होती है तो बोम्मई साहब भी काम करते हैं, और हमारे मोदी जी का जो आशीर्वाद है वो पूरा का पूरा कर्नाटक को मिल रहा है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, अभी ये अपर भद्रा के लिए 5,300 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। उसी तरीके से आप बताइए, इतने सालों से आप लगे थे, हमारे लंबानी और कुर्बाहट्टी के लिए रेवेन्यू विलेज बना दिया कि नहीं बना दिया? रेवेन्यू विलेज बनाया कि नहीं बनाया? उनको अधिकार मिला कि नहीं मिला? इस बात को भी समझना चाहिए। ये जो आपके यहां शिमोगा में एयरपोर्ट बन करके तैयार हो गया, ये शिमोगा का एयरपोर्ट बताइए, सिद्धारमैया ने रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? इसका काम इसको रोक दिया गया था। जब डबल इंजन की सरकार आई तब ये चला। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बन रहे हैं, और उसमें से नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 4 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो रहा है। 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो नमक देने का इंतजाम अगर मोदी जी ने किया है तो बोम्मई साहब ने उसको 4 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम कर्नाटक में किया है। यह हमको समझना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो दीपक डोडैया को विधानसभा में भेजना है, कमल के निशान पर बटन दबाना है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयुष क्षेत्र पर मन की बात के प्रभाव पर केंद्रित आयुर्वेद विज्ञान की शोध पत्रिका में सेंट्रल काउंसलिंग रिसर्च के विशेष अंक का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है और युवाओं में आयुष की विश्वसनीयता बढ़ी है। सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष उनकी तरफ से जो कदम उठाई गई है आयुष को प्रमोट करने के लिए पिछले 9 साल के अंदर, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। मन की बात ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे देश की सभी वर्गों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो काम परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, अलग अलग बिंदु पर चर्चा करके देशवासियों को उजागर की है, साहस दी है, शक्ति दी है, मनोबल दी है, दिशा दी है और अलग अलग विषय पर जानकारी भी दी है। तो जब उन्होंने
अलग अलग बात रखे मन की बात में, तो इसके अंदर आयुष को भी जो जगह दिया, मुझे बताया गया है कि 40% उन्होंने आयुष को जगह दी है, क्योंकि आयुष को प्रमोट करने के लिए, आयुष की ग्रोथ के लिए जो निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम रखे, सहयोग की, इसकी वजह से आज आयुष जाग उठा है। आयुष का इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चर हो, रिसर्च हो, एकेडमिक एक्टिविटी हो, हर पैरामीटर पर आज आयुष ने जो अपनी काम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, इसके वजह से हमें भी बहुत मनोबल मिली है और नई पीढ़ियों को भी हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति के बारे में अवगत करने के लिए हमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दी है। तो मुझे लगता है कि आज जो जर्नल हमने रिलीज की है, इस जर्नल के जरिए आप भी जब भी इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी ये महसूस होगा कि आयुष ने आज मानव समाज की शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए अब जो भी विज्ञान की दृष्टिकोण से कदम उठाए गए हैं और साइंटिफिक एविडेंस हर कदम पर उठाते आई है, इसकी वजह से आज आयुष प्रोडक्ट, आयुष की एक्टिविटी पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबली बढ़ रहा है, लोकप्रियता भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भारत का ही ये असली पहचान है, क्योंकि हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का मूल्य इस चिकित्सा पद्धति में शामिल है। आयुर्वेदा कहे, सिद्धा कहे, यूनानी कहे, स्वाहारिकपा कहे, योगा कहे, नेचुरोपैथी कहे, होम्योपैथी कहे, हर सिस्टम में ये जो मूल्य बचे है। तो मुझे लगता है कि आज प्रकृतियों को सही सुरक्षित करके हम कैसे प्राणियों को सुरक्षित रखें और प्रकृति सुरक्षित करने के लिए प्राणी कैसे अपनी जिम्मेदारी पालन करे, इन पर भी लोगों को अनुभवी बनाने का जो भी हमारी जिम्मेदारी होता है, हम सबकी जिम्मेदारी होता है। तो आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी क्लाइमेट एक्शन के सिलसिले में देशवासियों को जो आह्वान की है, तो उन पर भी हमें निश्चित रूप से रेस्पॉन्ड करनी होंगे, कदम उठाने होंगे। मुझे लगता है सारा देश में एक आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने खड़ा की है और आज मन की बात इतना लोकप्रिय प्रोग्राम बन चुकी है, तो लोग जब भी इसकी आवाज सुनते हैं तो सबको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं मन की बात के द्वारा। तो मुझे लगता है ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि दुनिया में यह पहला कदम है। ऑल इंडिया रेडियो को इतना बड़ा कर दिया और अब घर घर, सारे सीमा इलाका में हो, चाहे गांव में हो, हर प्रांत पर उन्होंने ले जाने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक देश को कनेक्ट करने के लिए, एक देशवासियों का साथ बातचीत करने के लिए ये जो माध्यम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि इनको भी हम सबको बढ़ावा देने के लिए हमें भी कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देशवासियों के लिए सुनहरा मौका है। कर्नाटक में चुनावी जनसभा जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के नवलगुंड विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव कर्नाटक का भविष्य तय करेंगे। ये चुनाव कर्नाटक के आदिवासी समुदायों, कर्नाटक के किसानों और राज्यों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य तय करेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव तय करेंगे कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार अगले 5 साल तक कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस सरकार अपने रिवर्स गियर से कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ, तब ऐसा मत समझना कि ये चुनाव जो आने वाला है वो शंकर पाटिल और अनिल भाई को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव है। उनको तो जिताकर विधायक और मंत्री बनाना ही बनाना है, मगर ये चुनाव जो है, ये चुनाव समग्र कर्नाटक का भविष्य तय करने का चुनाव है। कर्नाटक के गरीब, कर्नाटक के आदिवासी, कर्नाटक के दलित और कर्नाटक के किसान का भविष्य तय करने का चुनाव है। आपका एक वोट अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसका शासन रहेगा, कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, उसका निर्णय करने वाला है। ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार, रिवर्स गियर सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। अगर रिवर्स गियर नहीं चाहते हो तो कमल के निशान पर बटन दबाकर शंकर पाटिल और अनिल भाई को जिताना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर सरकार ना युवाओं का भला कर सकती है, ना दलितों का कर सकती है, ना किसानों का भला कर सकती है।
माताओं, भाइयों, बहनों, किसानों के लिए कांग्रेस ने ना पानी की व्यवस्था की, ना फर्टिलाइजर की, ना बीज की व्यवस्था की। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त यहां कांग्रेस की सरकार थी। एक लिस्ट मांगा कि कितने किसानों को हम किसान सम्मान निधि भेज सकते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 17 लाख किसानों की सूची भेजी। जब भाजपा की सरकार आई, किसान नेता येदुरप्पा जी जब मुख्यमंत्री बने और मोदी जी ने फिर से लिस्ट मांगा, येदुरप्पा जी ने 54 लाख किसानों का लिस्ट भेजा और आज 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम होता है और 15,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। मित्रों, जब जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, किसानों के लिए ढेर सारे काम किए। येदुरप्पा जी ही थे जिन्होंने किसानों के लिए पूरे देश में अलग किसान बजट रखने की शुरुआत हमारे येदुरप्पा जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको मोदी जी की ओर से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। कर्नाटक की जनता फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाए, डबल इंजन सरकार बनाए, मोदी जी के हाथ मजबूत करी। मुझे बताओ, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो 24 में अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में कर्नाटक में कमल फूल की सरकार बनानी पड़ेगी, वही बनानी पड़ेगी। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पूर्व जदयू नेता अजय आलोक भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं, जिसके मुखिया पीएम मोदी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरा 1% योगदान भी मोदी विजन में हो सका तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। आलोक जी को एक प्रखर चिंतक के रूप में देखा है। बहुत ही शार्प एनालिसिस होता है इनका। लंबी राजनीतिक पारी है। बहुत लंबे समय से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, 2005 से लेकर आज तक। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है समाज में, चिंतन में, विकास की जो थॉट प्रोसेस है उसमें। तो आज अजय आलोक जी का बहुत हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ के काम करना चाहे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को ही अपनी भावना माने, जो गरीबों के लिए अपने जीवन को सर्वस्व करने के लिए तैयार रहे और जो विकास को अपनी जिंदगी की यात्रा माने, ऐसे सभी साथियों का हमेशा स्वागत रहता है। साथियों, अजय जी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा है कि एक प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह की आज की जनरेशन को एस्पिरेशन रहती है, आज के हमारे जनसंख्या, हमारे नागरिकों की जो एस्पिरेशन रहती है, उन एस्पिरेशंस को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक फील्ड में नए डेवलपमेंट्स, नई विकास की सोच, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया माइंडसेट लेके आ रहे हैं। उसमें, उसी जर्नी में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा वैल्यूएबल रहेगा और समाज की सेवा की जो आपने जर्नी अब तक की है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं
एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी नीतियों से मैं तो क्या पूरा देश प्रभावित है और आज देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें मोदी जी बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, उन सब की प्रेरणा से ये पार्टी आगे बढ़ रही है और सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। अश्विनी जी ने पहले ही काफी कुछ बता दिया है कि इस पार्टी का मोटो क्या है, समर्पण किसके प्रति है, गरीबों के प्रति है, काम किसके प्रति करना है, वंचितों के प्रति करना है, सोच किसकी है, मोदी जी की सोच है। मैं कोशिश करूंगा अगर 1% भी मेरा योगदान इस मोदी मिशन में हो सका तो यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। महापौर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले एमसीडी में डीबीसी कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू विद ब्रेक होता था, जिसमें उन्हें लगभग 2 से 3 दिन की सैलरी नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि हमने डीबीसी कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल से शुरू किया है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा। अब उनकी एक भी दिन की सैलरी नहीं कटेगी। यह डीबीसी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के वादे अनुसार हम सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे और कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि नगर निगम में एमसीडी में अप्रॉक्सीमेटली 3000 से ऊपर डीबीसी वर्कर्स हैं। उनकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 3112 डीबीसी वर्कर्स हैं। अभी तक जब भी डीबीसी वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू जब होता था हर साल, वो विद ब्रेक होता था। विद ब्रेक का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका 1 अप्रैल से ना शुरू करते हुए 3 या 4 अप्रैल से शुरू किया जाता था। इस बार हमने डीबीसी वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है वो 1 अप्रैल से शुरू किया है, जो अगले साल 31 मार्च तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार उनकी एक दिन की भी सैलरी जो है वो कटेगी नहीं। हर बार जब विदाउट ब्रेक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था तो उनकी जो 2 या 3 दिन की सैलरी कटती थी, पर इस बार से उनकी एक दिन की सैलरी भी नहीं कटेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है डीबीसी वर्कर्स के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, बेशक वो टीचर्स हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं या हॉर्टिकल्चर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो हम सब उनकी परेशानियों के लिए समाधान लाते रहेंगे ऐसे ही। और मैं आश्वासन देती हूँ जितने भी कर्मचारी हैं हम उनके मुद्दों को अच्छे से सुलझाने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी थी उसमें से एक गारंटी नगर निगम के कर्मचारियों के लिए थी। तो जैसे जैसे हम लोग कर्मचारियों के विषय सुनते रहेंगे, उनकी परेशानियां सुनते रहेंगे, ऐसे ही हम उनके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन निकालते रहेंगे। डीबीसी वर्कर्स की बातें नहीं बल्कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं नगर निगम के लिए। और रही बात डीबीसी वर्कर्स की या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की, हम लोग धीरे धीरे इनकी परेशानियां सुन रहे हैं, हम इनके मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको हमेशा से पता है कि एमसीडी में हमेशा से फाइनेंशियल क्रंच रहा है, फाइनेंशियल डेफिशिएंसीज रही हैं, तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग रेगुलर रूप से रेगुलरली हम जितने भी मुद्दे हैं कर्मचारियों के, हम उनसे डिस्कस करते रहे हैं और जल्द ही कर्मचारियों के लिए भी हम रेगुलर पॉलिसी भी कुछ ना कुछ निकालेंगे। नगर निगम में जब से हमारे डीबीसी वर्कर यहाँ पर लगाए गए थे तब से उन्हें ब्रेक दिया जाता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें बिना ब्रेक के रेगुलर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि उसके अंदर एक दिन का भी ब्रेक नहीं है, जैसे महापौर महोदया ने बताया। और हमारी पार्टी के आदरणीय केजरीवाल जी ने बिल्कुल कहा था कि हम चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी है निगम का, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे डीबीसी वर्कर है या हमारे और कर्मचारी, हम उन सभी कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे और उन लोगों को सहूलियत देंगे। और उसी कड़ी के अंदर आज ये हमने डीबीसी वर्कर के लिए बिना ब्रेक के उनका कांटेक्ट किया है। तो मैं आपको निश्चित तौर पे अपने कर्मचारियों को, नगर निगम से संबंधित जितने भी कर्मचारी है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में प्रत्येक विभाग में जो कर्मचारी है उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो उनकी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में होगा SCO शिखर सम्मेलन, पुतिन भी कर सकते हैं भारत का दौरा।
जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया स्वागत। हावड़ा पुरी मार्ग पर दौड़ सकती है पश्चिम बंगाल की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, लातीन अमेरिका के साथ व्यापार संबंध बढ़ाना चाहता है भारत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,533 नए मामले सामने आए। खड़गे के बयान पर बढ़ी तकरार। बीजेपी एमएलए ने सोनिया गांधी को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस का पलटवार। चुनावी सभा में बोले सीएम योगी, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा लखीमपुर, पलिया में बनेगा एयरपोर्ट। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जारी समन खारिज। कोर्ट ने कहा, यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। बेमौसम बारिश ने किया महाराष्ट्र का हाल बेहाल। 8 लोगों ने गंवाई जान, 10,000 किसान हुए प्रभावित। मुझे आज मदर इंडिया मैगजीन माननीय संपादक जी की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 23वें वर्ष में यह मैगजीन प्रवेश कर गई है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जगह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों में मदर इंडिया मैगजीन ने बनाई है, वो उसका सर्कुलेशन मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की मैगजीन निकलती हैं, उनमें वो मुद्दे कवर नहीं हो पाते जो मदर इंडिया ने तरीके से कवर किए। मदर इंडिया मैगजीन की जो सबसे बड़ी पहचान दिल्ली में ये है कि ये दिल्ली के मुद्दों को और जो मुद्दों को इस तरह से, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे गौर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के मुद्दों को, दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मदर इंडिया सफलतापूर्वक 23 साल से चला रही है। और मैं ललित जी और पूरी टीम को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैगजीन दिल्ली वालों को जिस तरह से जागृत कर रही है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बनाई है इस मैगजीन ने, ये आगे जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मदर इंडिया जो मैगजीन, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जितनी समस्या हैं उसको उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता को सही राह पे ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक पत्रिका है जो समाज और देश को जागरूक रखने का काम करती है। ललित जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पुस्तिका हमेशा मैगजीन को वो निकालते आए हैं। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों को भी उठाया और समाज के अंदर विशेष कार्यों को भी उठाया है। मैं बधाई देता हूँ इसके सभी मालिक को और सभी लोगों को कि वो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते रहें और सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती हैं देश की आंखें खोलने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये मैगजीन घर घर तक पहुँच रही है, ये 23 वर्ष पूरे कर चुकी है। मैं भी जनता से यही अपील करूंगा कि अच्छे सुझाव के लिए इस मैगजीन मदर इंडिया मैगजीन को पढ़ें और अपने भी सुझाव इनको दें जिससे लोगों तक ये पहुँचे। इसमें हर तरह के एक्टिविटी, हर नेता की एक्टिविटी इसके अंदर मौजूद है और क्षेत्र दिल्ली के हर क्षेत्र की एक्टिविटी इसमें मौजूद है। मैं पूरी दिल्ली की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी है इस मैगजीन को दें और मैगजीन आपको प्रसारण करेगी, आपके क्षेत्र में मैगजीन जाएगी। इसके लिए मैं इस मैगजीन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक काम किया है जनता के बीच पहुँचने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं ललित सुमन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मदर इंडिया इस साल 23वें वर्ष में आ चुका है, यानी कि 23 वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को और मुझे भी काफ़ी वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को पढ़ते पढ़ते, मदर इंडिया को पढ़ते पढ़ते। मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है मदर इंडिया पढ़ने से। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर अपना राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी मदर इंडिया जरूर पढ़ें। आपकी पसंदीदा मैगजीन मदर इंडिया अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। लेटेस्ट मैगजीन पाने या लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें मदर इंडिया मैगजीन ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम